अगर आप ऐसे ही जीते रहो जैसे जी रहे हो तो क्या आप अमीर बन पाओगे? पर कैसे पता चलेगा कि आप अमीर बनोगे या नहीं? तो पता चल सकता है क्योंकि हर किसी के पास कितने पैसे रहेंगे ये फिक्स होता है। हर आदमी के माइंड में एक मनी जार होता है। जिसके पास 10 करोड़ का जार होता है वो 10 करोड़ तक ही कमा सकता है, और जो 1 करोड़ का जार लेके घूम रहा होता है वो सिर्फ 1 करोड़ तक ही कमा सकता है। गरीब आदमी लॉटरी जीत कर भी जल्दी गरीब हो जाता है, और एक कैपेबल बिजनेसमैन दिवालिया होने के बाद भी वापस अमीर हो जाता है। इसका यही रीज़न है। तो अगर आपको जानना है कि आप अमीर बन सकते हो या नहीं, तो अपने मनी जार को देखना होगा और इसका साइज़ देखना होगा। तो बड़ा मनी जार होने का क्या मतलब है और इसे कैसे बड़ा किया जा सकता है? तो आज हम इसी मनी जार यानी आपके अमीर होने की कैपेसिटी को बढ़ाने के कुछ तरीके जानेंगे। अमीर बनने के लिए पहली टिप है समझना कि असली ताकत पॉजिटिव रेपुटेशन में होती है। मतलब आप खुद को पैसा कमा कर नहीं दे सकते, बल्कि दूसरे लोगों से पैसा आता है, यानी लोग आपको कैसे देखते हैं। समझदार लोग इस बात को जानते हैं कि ट्रस्ट कितना पावरफुल होता है, इसलिए वो हमेशा अपने वादे निभाते हैं और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। आखिर में अच्छा ट्रस्ट बड़े पैसे कमा कर लाता है, और जैसे जैसे किसी का पैसा बढ़ता है उसके ट्रस्ट की रेटिंग भी बढ़ती है। जो पैसा हमें मिलता है वो हमेशा दूसरों से आता है। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस, पैसा कस्टमर्स के वॉलेट से आता है। सरकारी नौकरी की सैलरी देश के टैक्स पेयर्स की जेब से आती है। यूट्यूब से जो इनकम होती है वो सब्सक्राइबर्स की तरफ से आती है। इस तरह किसी भी फील्ड में सारा पैसा दूसरों से आता है। लोगों का आप पर भरोसा जितना ज़्यादा होगा वो उतनी खुशी से आपको ज़्यादा पैसा देंगे। हम अक्सर जिन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो ब्रांडेड होते हैं। जैसे टेस्ला कार्स को हम इस भरोसे के साथ खरीदते हैं कि वो ज़्यादा सेफ होंगी, चाहे उनका प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब LG जैसी बातें घूम रही होती हैं। इवन एक ट्रस्टेबल कंपनी को हम एडवांस में भी पे कर देते हैं। जैसे अगर आप अमेजन से कुछ खरीदते हैं तो आप इजीली पहले से पे कर देते हैं क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है। चाहे भले ये प्रोडक्ट्स दूसरी साइड के प्रोडक्ट के मुकाबले महंगे भी हों, फिर भी हम उन कंपनीज़ के सामान पर अपना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जिन पे हमारा भरोसा होता है। ये बात इंसानों के बीच में भी लागू होती है। जिस पे भरोसा किया जा सकता है उसे ज़्यादा मौके मिलते हैं। अगर आप अपने काम को सही समय पर और अच्छे से करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेडलाइंस मीट नहीं करते और काम भी खराब करते हैं तो एक नेगेटिव रेपुटेशन बनती है कि इस इंसान पे कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। पॉजिटिव रेपुटेशन के साथ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव रेपुटेशन से अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी रेपुटेशन बढ़ाएं। प्रॉब्लम यह है कि असली रेपुटेशन को हम न्यूमरिक स्कोर की तरह सही से मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी एक तरीका है। वो है देखना कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। पैसा एक तरह से आपका मिरर है, ये आपकी सोच और एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप पैसा खर्च करते हैं वही आपकी प्रायोरिटीज़ और वैल्यू को दिखाता है। जैसे अगर कोई ज़्यादा किताबें खरीदता है तो समझा जा सकता है कि उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। जो लोग ज़्यादा बचत या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें इकोनॉमिक सेंस ज़्यादा होता है। जो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं उनमें सेल्फ कंट्रोल की कमी या शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो सकती है। जो लोग बहुत सीखते हैं, कोर्स करते हैं, शायद उनमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू देने की डिज़ायर है। ऐसे ही किसी के स्पेंडिंग हैबिट से हम उनका नेचर, हॉबीज़ और हैबिट तक गेस कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर उनका इवोल्यूशन करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर और रिसर्च डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है तो उसे एक ऐसी कंपनी माना जाता है जो अपने लोगों की कदर करती है और फ्यूचर के लिए तैयार है। इसके उल्टा जो कंपनी सिर्फ ओनर फैमिली को अमीर बनाने में पैसा लगाती है और इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं करती उसे आउटडेटेड कंपनी माना जाता है। ये सब फ्यूचर में उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे केस में भी यही होता है। जो पैसा हम खर्च करते हैं वो दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, क्या हम पे भरोसा किया जा सकता है। अगर आपको किसी को काम देना हो तो क्या आप उस इंसान को चूज़ करेंगे जो अपनी एक्सपर्टीज़ में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता है, या फिर उस इंसान को जो अपना पैसा शराब और पार्टी में बर्बाद करता है। इस तरह हम जो पैसा खर्च करते हैं वो हमारे मनी वर्दीनेस को डिसाइड करता है, और हमारी मनी रेपुटेशन ही हमारे मनी जार को डिसाइड करती है। और अमीर बनने के लिए ये सोचना कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि मैं अपना ट्रस्ट यानी रेपुटेशन कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। हर रोज़ की थिंकिंग और एक्शन ही हमारी ये रेपुटेशन बनाती हैं, और यही रेपुटेशन आखिरी में पैसा बनकर हमारे सामने आती है। अगली टिप है 4 तरह के इनकम सोर्सेज को मास्टर करो। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए 4 तरह के इनकम सोर्सेज को मास्टर करना ज़रूरी है। ये 4 हैं। फर्स्ट, कॉर्पोरेट इनकम यानी कि कंपनी से जो इनकम होती है। सेकेंड, बिजनेस इनकम मतलब जो अपने बिजनेस से कमाई होती है। थर्ड, रियल एस्टेट इनकम यानी प्रॉपर्टीज़, घर से होने वाली कमाई। फोर्थ, डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम मतलब शेयर्स या इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई। पहला स्टेप जो सबसे कॉमन है वो है सैलरी इनकम, मतलब पहले आप जॉब करो और अपने डेली एक्सपेंस मैनेज करो। अगर आप डायरेक्टली बिजनेस से अच्छी कमाई कर लेते हैं तो वो और भी बेटर है। जॉब स्टार्ट करने से पहले कुछ स्किल सीखना ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए अच्छा लिविंग एक्सपेंस इंश्योर कर सको।
हाँ, सैलरी से शुरुआत करते हुए आपको अपने लिए थोड़ा टाइम और सेविंग भी सिक्योर करनी चाहिए ताकि आप साइड बिजनेस या किसी और वेंचर में इन्वेस्ट कर सकें। जब आपने थोड़ी बहुत सेविंग जमा कर ली हो तो इस साइड बिजनेस को स्लोली ग्रो करना शुरू करो। ये सब कुछ जॉब के साथ साथ मैनेज करना भी पॉसिबल है, और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो आप इवेंचुअली रियल एस्टेट और डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम मतलब आप तीसरे से चौथे स्टेप तक पहुंच जाओगे, जहां आप अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी भी स्टेज पर फेल हो जाते हैं तो फिर से पहले स्टेप पर आकर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिना किसी बड़े रिस्क के छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू करना, मतलब लाखों में इन्वेस्ट करके नहीं, बल्कि छोटे लेवल पर शायद 30 से 40 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से शुरू करके बिजनेस को आगे बढ़ाना। और अगर दूसरे स्टेप में आप सक्सेसफुली कमाना शुरू करते हैं तो आप इस पैसे का यूज़ करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंट से इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां आपका इनकम पैसिव सोर्सेज से आने लगता है। इसी तरह बिजनेस से की गई कमाई को आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आपको फाइनेंशियली और भी मजबूत बना देती है। हर एक इनकम सोर्स का अपना एक यूनिकनेस है। और हाँ, क्या डायरेक्टली जंप करके शुरुआत करना पॉसिबल है? मतलब क्या डायरेक्टली सेकंड स्टेप से शुरू करना पॉसिबल है? अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से शुरू करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बिजनेस शुरू करते हैं बिना पहले जॉब किए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पहले स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या फिर कुछ लोगों के पर्सनल रीजंस होते हैं जैसे कि कंपनी से खुश नहीं हैं या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सेकंड स्टेप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हर किसी के लिए अलग सिचुएशन होती है, और अगर आपको लगता है कि आप अभी के जॉब से खुश नहीं हैं और कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी एक वैलिड रीज़न है शुरुआत करने के लिए। देखो, अगर किसी को लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी शुरू कर देंगे और फिर कल को जीने के लिए पैसा ना हो तो ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन हाँ, सेकंड स्टेप से शुरू करना मतलब बिजनेस से, ये तब रिस्की नहीं है जब आप थोड़ा प्लान करके चलते हैं। तो डायरेक्टली बिजनेस शुरू करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जॉब करते हुए सैलरी से रियल एस्टेट खरीदना, यानी कि फर्स्ट से थर्ड स्टेप तक जंप करना, ये पॉसिबल है या नहीं। देखो, कुछ लोग तो इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये गलत या इम्पॉसिबल है, बस इशू ये है कि इसमें टाइम लगता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो छोटी प्रॉपर्टी के लिए भी आपके पास कम से कम 30 से 50 लाख का बजट होना चाहिए, और सिर्फ सैलरी से इतना पैसा जमा करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। फिर अगर आप थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहते हैं तो सिर्फ लोन ही एक ऑप्शन रह जाता है, जो कि रिस्की हो सकता है। तो कंफर्म करो कि क्या सैलरी से ये सब मैनेज हो पाएगा। पर जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट की कंडीशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जो शायद थोड़ा बहुत रिस्क लेकर या टाइम का सही एडवांटेज उठाकर रियल एस्टेट मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे द धंधो इन्वेस्टर बुक में गुजराती पटेल्स के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अमेरिका में रेसेशन के टाइम पर बहुत सस्ते में मॉडल खरीदे और काफ़ी पैसा कमाया। इसमें मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। और फिर अगर आप बिगिनर हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो अच्छे डील्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मान लो अगर आपके पास 40 करोड़ रुपए हैं और आप तुरंत किसी अच्छी प्रॉपर्टी को खरीदने की पोजीशन में हो तो ऑब्वियसली सेलर आपको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेलर के लिए डिसाइड करना कि आपको डील दें या नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और फर्स्ट स्टेप से डायरेक्टली फोर्थ स्टेप तक जाना, मतलब जॉब करते हुए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ये भी एक पॉपुलर अप्रोच है। ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन यहाँ एक बड़ी कंडीशन है, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ईयरली डिसेंट अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल है। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस हो। बिना एक डिसेंट सैलरी के लगातार इन्वेस्ट करना और अच्छे रिटर्न्स पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पर फर्स्ट से फोर्थ स्टेप तक जाने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता, आपको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ती और टाइम इन्वेस्ट करके लगभग हर कोई इस मेथड से अमीर बन सकता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि इसमें काफ़ी समय लग सकता है। यानी अगर आपके पास डिसेंट इनकम भी है फिर भी इस अप्रोच को फॉलो करने में काफ़ी समय लग सकता है। आपको कंसिस्टेंटली अपनी जॉब पर फोकस करना पड़ेगा और शायद 20s या 30s में आपको अपने कुछ कीमती ईयर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और शायद आपको ऐसा लगातार 30 से 40 साल तक करना पड़े, वो भी तब जब आप अपनी ज़्यादातर इनकम इन्वेस्टमेंट में लगाते हो। इसका मतलब है आपको कई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो शायद ये स्ट्रैटेजी उनके लिए सही नहीं है। मान लो अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, इसमें से आप 20,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 30 साल के बाद 14 करोड़ रुपए, यानी आज के टाइम के 3 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है या आप बड़े रिस्क नहीं ले सकते तो आपके लिए ये मेथड बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इतने पैसे को एफडी में भी डाल देते हैं तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर अगर हम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करें तो जैसा हमने जाना वेल्थ बिल्ड करने में टाइम लग सकता है। इसलिए हमें सिर्फ फर्स्ट से फोर्थ स्टेप तक ही नहीं बल्कि सेकंड स्टेप यानी बिजनेस इनकम को भी कंसीडर करना चाहिए। अल्टीमेटली पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए चाहे वो रियल एस्टेट से हो या स्टॉक से, आपको शुरुआत के पैसे चाहिए होंगे।
यही वजह है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये शुरुआती पैसा कैसे जनरेट करोगे, बिजनेस से, जॉब से या किसी और तरीके से। अगली टिप है सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे को ही इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे कहते हैं कि जिस पैसे की आपको जल्दी ही ज़रूरत पड़ सकती है उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे शादी का फंड या कॉलेज फीस जो आपको अगले 6 महीने या 1 साल में यूज़ करना है। ऐसे पैसे से इन्वेस्टमेंट करने पर सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और इन्वेस्टमेंट 30% तक गिर जाए तो हर कोई लॉस कट करने का सोचेगा और फिर बिना सोचे समझे सेल करके लॉस कन्फर्म कर लेगा। अगर ज़रूरी पैसा नहीं रहा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा और तब आप एक बड़ा शॉर्ट यानी बिगर गेन की तलाश में लग जाते हैं। तब आपको सिर्फ हाई रिटर्न्स ही दिखाई देते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट कितनी ही बेवकूफ़ी वाली क्यों ना हो। इस बार अलग होगा, ज़माना बदल गया है। ऐसे थॉट्स में फंस कर रिस्क को इग्नोर करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है। चाहे भले आप थोड़ी और रिसर्च करें पर आप सिर्फ अपने फेवर में ही सब कुछ इंटरप्रेट करेंगे। और बिजनेस में भी ये बात लागू होती है। जैसे रमेश एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में उसका एक प्रिंसिपल था, कभी भी उधार नहीं लेना है। फिर उसका एक मेन्यू आइटम बहुत हिट हुआ और उसका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करने लगा। रमेश ने सोचा ये ग्रोथ हमेशा रहेगी और उसने एक बड़ा लोन ले लिया। लेकिन जब उस हिट मेन्यू आइटम का क्रेज खत्म हुआ तब दिक्कत शुरू हुई। खर्चे तो बढ़ गए लेकिन अर्निंग घटने लगी। इस सिचुएशन में रमेश ने कॉस्ट कम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी घटाने का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली टेस्ट खराब होने लगा और कस्टमर और भी कम होने लगे। इमीडिएट पैसे की ज़रूरत के चक्कर में रेस्टोरेंट का बेसिक टेस्ट को ही सेक्रीफाइस करना पड़ा। जब पैसे की कमी होती है तो मेंटल पीस चली जाती है और ऐसे ही हम गलत डिसीजन लेते हैं। इसीलिए जिस पैसे की ज़रूरत आगे पड़ सकती है उसे इन्वेस्ट ना करें, बल्कि जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हैं उसे ही इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो हो सकता है आपको फ्यूचर वीडियो का रिकमेंडेशन ना आए और आप उसे मिस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।